हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आई हूँ वस्त्र विज्ञान की, क्योंकि हमारे ज़्यादा टॉपिक है वो वस्त्र विज्ञान से ही हुए थे, तो इसलिए मैं आज एमसीक्यू के 10 प्रश्न लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लगा हो तो आपको मैं इसी तरीके से, या तो आप इसको थ्योरेटिकल हिसाब से पढ़ लो, आपको साथ साथ मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। और डायरेक्ट आप एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो एमसीक्यू के माध्यम से मैं आप लोगों को तैयारी है वो करवा सकती हूँ। तो ये आज मैंने एक सैंपल का वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को कैसा लगे तो आप इसके लिए लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तो आज वस्त्र विज्ञान का जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया है उसी से संबंधित है, थोड़े से प्रश्न है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे। सबको पता है कि प्राचीन काल में वस्त्र बनाने का क्या मेथड था, क्योंकि उस समय है किसी भी तरीके के करघे वगैरह का आविष्कार है वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन लिखे हैं, हाथों से बुने जाते थे, मशीन से बुने जाते थे, स्वचालित मशीन से बुने जाते थे, या सभी इसके आंसर आएंगे। तो हमारी क्लास है वो लाइव नहीं चल रही है, इसलिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और डायरेक्ट बता दूँगी। हाथों से बुने जाते थे। प्राचीन काल में जो वस्त्र बुनाने का तरीका था वो क्या था, हमारे हाथ ही थे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिया है, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई क्या होती है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई धागा है, रेशा है, ऐंठन युक्त धागा, ऐंठन रहित धागा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जो रेशा है वो हमारे किसी भी वस्त्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले रेशा होता है, रेशे के अंदर हम ऐंठन को देते हैं, ऐंठन देने के बाद ही क्या बनता है, उससे धागे का निर्माण होता है। और ऐंठन रहित जो धागा होता है, यानी डायरेक्ट हमने किस तरीके से वो रेशा प्राप्त किया है, तो वो ऐंठन रहित आपका मटेरियल कहलाता है। तो इसलिए वस्त्रों की सबसे लघुत्तम इकाई है वो रेशा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। जादुई रेशा कहा जाता है। हमने रेशों का वर्गीकरण देखा है। उन रेशों के वर्गीकरण में हमने कृत्रिम रेशों को पढ़ा है, रेशमी रेशे कौन से हैं वो भी पढ़े हैं, तो और एक साथ में ऊनी रेशे पढ़े हैं। 3 मैंने ऑप्शन लिखे हैं इसके अंदर, एक कृत्रिम रेशा, एक रेशमी रेशा और एक है आपका ऊनी रेशा। तो ये तो सब क्या है, रेशमी और ऊनी वस्त्र। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होने वाले रेशे हैं। खाली क्या है, कृत्रिम रेशा, इसमें अलग नाम दिया है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो एक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार कई तरीके के उपयोग करके और रसायनों का प्रयोग करके कृत्रिम रेशे का उत्पादन किया था, इसीलिए इसको जादुई रेशे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चमक और इसकी जो विशेषताएं होती है इन कृत्रिम रेशों के अंदर अच्छी मानी गई है, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है, सर्वाधिक जादुई रेशा है के नाम से इनको जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन सा है। मजबूत जो हमारी रासायनिक विशेषता होती है, उन रासायनिक विशेषताओं में मैंने आपको गुण बताए हैं। जो रासायनिक विशेषताओं के अंदर कि कपड़े के अंदर कौन सा मजबूत रेशा है, जैसे मैंने इस यहाँ पे 3 रेशों के नाम दिए, रेयन, रेशम और कपास और ऊन, ये 4 रेशे दिए। तो इनमें आपको सर्वाधिक मजबूती का स्पष्ट करना है। तो हमने कॉटन पढ़ा था, कॉटन के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कॉटन एक ऐसा रेशा है जिसको आप ताप के माध्यम से और किसी भी चीज़ को कूट के रगड़ के हर चीज़ को सहन करने की क्षमता किसमें होती है, कपास के अंतर्गत होती है। तो सर्वाधिक मजबूत जितने भी हमारे रेशे हैं उनमें सर्वाधिक मजबूत रेशा है वो हमारा कपास माना जाता है। 5वां रेशा है, वस्त्र का उपयोग किया जाता है।
वस्त्र जो हम पहनते हैं, अपने घर की साज सज्जा करते हैं, यानी किस किस क्षेत्र के अंतर्गत हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। गृह सज्जा में, औद्योगिक क्षेत्र में, पहचान बनाने में या सभी में। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप बिना वस्त्रों के कहीं पे भी अपने घर का कार्य है, अपने स्वयं की परिसज्जा है, घर की परिसज्जा है, उद्योग क्षेत्रों के अंतर्गत है, तो सभी के अंतर्गत वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सभी। अगला क्वेश्चन है, मानवीय कृत रेशों का निर्माण हुआ है। मानव ने जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके रेशों का उत्पादन किया था वो कौन सी सदी में माना गया है? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या 20वीं सदी में? तो मानवीयकृत रेशों का जो उत्पादन है, निर्माण प्रक्रिया है, वो हमारी 20वीं सदी के अंतर्गत मानी गई है। छोटे रेशों को कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बार बार आप लोगों को दो शब्द बताए थे। एक तो मैंने बताया था स्टेपल और एक दूसरा बताया था मैंने फिलामेंट। ये आपके कृत्रिम रेशे हैं, ये सारे के सारे क्या है? आपके फिलामेंट रेशे हैं। और जो मानवीयकृत रेशे हैं वो भी सारे के सारे क्या है? आपके फिलामेंट रेशे हैं। और जो वानस्पतिक रेशा है जिसके अंदर रेशम आता है, ये आपका खाली एक ही, जितने भी आप ऊन पढ़ते हो, सोना चांदी अभ्रक, जितने भी आप ये इस प्रकार के रेशे पढ़ते हो, उनमें खाली रेशम को क्या बताया गया है? फिलामेंट रेशा बताया गया है। बाकी ऊन, कपास, लिलन, हेम्प, जूट, ये सब प्योर, पिन्ना, ये सब आपके रेशे कैसे हैं? स्टेपल रेशे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछा आपको कि छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? तो छोटे रेशों को स्टेपल कहा जाता है। और दूसरा मैंने इसी के अपोजिट ले लिया कि बड़े रेशों को क्या कहा जाता है? तो बड़े रेशों को क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। अब इन्हीं के ही हम क्वेश्चन और बना सकते हैं, जैसे निम्न में से स्टेपल रेशा कौन सा है? जैसे आपको एक प्रश्न मैं बना के बता रही हूँ, निम्न में से स्टेपल रेशा है। तो इसका पहला ऑप्शन है जैसे कपास, रेयन, रेशम, 3 लिखे हैं। तो इन 3 में से आप स्टेपल बताना होगा तो आपको किसको बताओगे? कपास को बताएंगे कि कपास हमारा कौन सा रेशा है? स्टेपल रेशा है। अगर इसी में ही मैं आपको दे दूं कि फिलामेंट रेशा कौन सा है? फिलामेंट रेशा है। अब यहाँ पे रेयन भी है, तो रेयन भी क्या है? आपका फिलामेंट रेशों में आता है। तो रेयन का ऑप्शन हम यहाँ से हटाएंगे और एक हम दे देंगे, इसमें ऊन दे देंगे। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि कपास है, ऊन है या रेशम है। तो फिलामेंट का नाम पूछा जाए तो रेशम आपका कौन सा रेशा है? फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न दिया है मैंने कि वस्त्र की मूल इकाई है। मूल इकाई, यहाँ पे मैंने क्या पूछा था कि वस्त्रों की लघुत्तम इकाई क्या है? तो लघुत्तम इकाई भी क्या है? रेशा है। और मूल इकाई पूछा जाए तो मूल इकाई भी क्या है? रेशा है। सूत, यार्न ये वस्त्र की मूल इकाई नहीं है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है। ये भी मैंने आप लोगों को कपास पढ़ाते समय बताया था कि जो भी हमारे वानस्पतिक रेशे हैं, वानस्पतिक में हमने 3 पढ़े थे, बीज वाले पढ़े थे, तने वाले पढ़े थे और आपका तने और पत्ती वाले पढ़े थे। तो इन तीनों में से आपका क्या था कि वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना किसकी बनी हुई होती है? तो नाइट्रोसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, प्रोटीन या सभी पॉलिस्टर, सभी। तो इसका ऑप्शन था
तो ये 4 ऑप्शन है आपके, नाइट्रोसेल्युलोज, सेल्युलोज, प्रोटीन और पॉलिस्टर। तो इन चारों में से आपकी वनस्पतिक जितने भी प्रकार के रेशे होते हैं, तो उस रेशों की संरचना कैसी होती है, तो सेल्युलोजिक होती है। जितने भी हमें वनस्पति से रेशे प्राप्त होते हैं, सबके अंदर सेल्युलोज की प्रधानता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। वनस्पतिक रेशों को सेल्युलोजिक रेशे कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सेल्युलोज की मात्रा होती है वो कपास में होती है, जो कि 40 से 90% सेल्युलोज है वो कपास के अंदर पाया जाता है। बाकी जूट, हेम्प, इन सबके अंदर कपास की मात्रा होती है, लेकिन उनका प्रतिशत है वो थोड़ा इनसे कम होता है। तो आज के हमारे ये 11-12 क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसी तरीके के आगे की वीडियो के अंदर मैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने के वस्त्र विज्ञान से संबंधित पहले प्रश्न है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलना कि आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।